नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो अपनी क्लास है वो है कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे, और ये इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज़ नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें अपनी तैयारी का मालूम नहीं होता है। तो बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, रेगुलर सीरीज़ देखें। इसके बाद दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ है। इसके बाद मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ उस वीडियो में आप लोगों के लिए वे प्रश्न लेकर आऊँगा जो कि अब तक राजस्थान पुलिस या अन्य किसी भी एग्जाम में जो कंप्यूटर संबंधित उनमें पूछे गए मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा बार, तो ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो ये वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न इनको पढ़ें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। दुनिया का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर कौन सा है, यानी दुनिया का सबसे पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन सा है, आपको ये बताना है। दुनिया का सबसे पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है एनियक, यूनिवेक, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि दुनिया का सबसे पहला स्वचालित कंप्यूटर जो है उसका नाम है दोस्तों यूनिवेक। ठीक है, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवेक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है दूसरा, कंप्यूटर में वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान जहां डेटा, सूचना एवं प्रोग्राम संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर में एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जगह जहां पर डेटा, सूचनाएं और प्रोग्राम संग्रहित करते हैं। ऑप्शन है डाटा, मेमोरी, मॉनिटर या मॉडेम। आप सभी को मालूम होना चाहिए इसका सही जवाब है दोस्तों मेमोरी, क्योंकि कुछ भी सेव करते हैं अपन, जैसे मनुष्य हम अपने दिमाग में, मस्तिष्क में सेव करते हैं, हमारी मेमोरी में सेव करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी अपनी मेमोरी में सेव करता है डेटा को। अगला प्रश्न चलते तीसरा, बिल्कुल इजी प्रश्न है, ध्यान से सुनो और कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि सर कितने प्रश्न हमारे सही हुए, इतने में से, है ना। कंप्यूटर में सूचनाओं को संगठित करने के लिए आज कंप्लीट 51 प्रश्न है, 51 प्रश्न है इस वीडियो में। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये कमेंट करना। कंप्यूटर में सूचनाओं को संगठित करने के लिए किस प्रकार के डिवाइस की आवश्यकता होती है? दोस्तों, सूचनाओं को संगठित करने के लिए, यहाँ पर ये संगठित की जगह संग्रहित लिख लो, ठीक है ना। संग्रहित यानी सूचनाएं संग्रहित करनी है, स्टोर करना है, किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग या फिर स्टोरेज। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि स्टोरेज का हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर के विकास क्रम की कुल कितनी पीढ़ियाँ हैं? कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियाँ हैं? अब तक मैंने जो आपको प्रश्न पढ़ाए और आगे आने वाली टेस्ट सीरीज में जो मैं प्रश्न लाने वाला हूँ, इतने प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी होंगे पढ़ने के लिए। उनसे बाहर कुछ एग्जाम्स में नहीं आने वाला, ये विश्वास करना, सेम प्रश्न मिलेंगे आपके। कंप्यूटर के विकास क्रम में कुल कितनी पीढ़ियाँ हैं मित्रों? 5 पीढ़ियाँ कंप्यूटर की। वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है, ठीक है ना। वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है, तो चौथे में डी आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में कौन सा जो है कंपोनेंट, यहाँ पर कंपनी की जगह मैं ये जो कंपनी है इसकी जगह कंपोनेंट कर देता हूँ या फिर हार्डवेयर कर देता हूँ। हार्डवेयर कंपोनेंट काम में लिया गया था मित्रों। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हार्डवेयर कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल में लिया गया था। मोस्ट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जनरेशंस का क्वेश्चन है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सा कंपोनेंट काम में लिया गया था? वैक्यूम ट्यूब। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कौन सी पीढ़ी में विकसित हो गई थी? ऑप्शन है तीसरी, प्रथम, चौथी या फिर 5वीं। आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो चौथी पीढ़ी में विकसित हो चुकी थी, चौथी पीढ़ी में काम में ली जाने लगी थी। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट प्रश्न अपना है, कौन सी पीढ़ी के कृत्रिम बुद्धि का उपयोग किया गया? कौन सी पीढ़ी है जिसमें कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का? ऑप्शन है तीसरी, प्रथम, चौथी या फिर 5वीं। दोस्तों, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी वर्तमान पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर भी सोच सकता है, समझ सकता है, ऐसी चीज़ पर विकास किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, तो 5वीं पीढ़ी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पढ़ने की तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे। आप इन वीडियो को एक बार के बाद 2 बार अगर आप देख लेंगे आपका समय बचेगा, प्लस मैं थोड़ा सा आपको तेज़ यहाँ पर बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, साथ ही साथ आप लोग जो है ज़्यादा इन प्रश्नों को दोबारा अगर देख लेंगे तो आपको याददाश्त अच्छी ही हो जाएगी नेक्स्ट समय के लिए। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप जो होती है वो कौन से पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर में एक आईसी चिप होती है मित्रों, आईसी चिप जो होती है वो कौन से पदार्थ से बनती है? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, सिलिकॉन से बनी होती है।
किससे बनी होती है? सिलिकॉन के। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? बेंगलुरु, बेंगलुरु को, है ना, बेंगलुरु याद रखना, सिलिकॉन वैली है भारत की। अगला है 9वां प्रश्न, कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है? इनमें से कंप्यूटर की विशेषता बतानी है आपको कि कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता है। ऑप्शन है गति, सार्वभौमिकता, कर्मठ एवं परिशुद्धता या फिर उपरोक्त सभी। आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। कंप्यूटर की सभी विशेषताएं हैं यहाँ पर, गति, सार्वभौमिकता, कर्मठ और परिशुद्धता और उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता का स्तर कितना होता है? कंप्यूटर में IQ लेवल कितना होता है? ठीक है, कितनी बौद्धिक क्षमता है कंप्यूटर में? ऑप्शंस हैं 100, 0, 500 या 300 और इसका सही जवाब है दोस्तों 0। कंप्यूटर में जो IQ लेवल कंप्यूटर का होता है वो 0 होता है। IQ का जो लेवल होता है मित्रों वो 0 होता है। ये सोचता समझता नहीं है, निर्देशों के द्वारा कार्य करता है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? गति तो इसकी विशेषता होती है, शुद्धता भी विशेषता है, बुद्धि का अभाव, बुद्धि का अभाव, ठीक है, और उच्च संचयन क्षमता ये भी है, तो ये नहीं है। बुद्धि का अभाव, कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव है तो ये इसकी विशेषता नहीं है, ये इसकी कमी है, कंप्यूटर की कमजोरी है, कमी है, तो बुद्धि का अभाव इसका सही जवाब है। दोस्तों जितने विद्यार्थी जो नए हैं, नए पहली बार या फिर 1-2 बार ही आपने वैकेंसी गुरु के वीडियोज़ देखे होंगे, तो आपको बताना चाहूँगा कि वैकेंसी गुरु का कंप्यूटर के एग्ज़ामों में, यानी जितने भी प्रकार के कंप्यूटर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होना चाहिए लगभग जिनमें इसके बताए गए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो आपको विश्वास करना चाहिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। दुनिया में प्रथम गणना यंत्र अबेकस का विकास किस देश में हुआ? अबेकस कौन से देश में विकसित हुआ था मित्रों? चाइना में। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चीन में अबेकस का जो है निर्माण हुआ था। जो जिन विद्यार्थियों ने डिटेल वीडियोज़ नहीं देखी, लाइव क्लासेस नहीं ली थी, वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, उनमें ये सारे प्रश्न, ये सारे जो है टॉपिक्स मैंने पहले लाइव क्लासेस में क्लियर करवा दिए। प्लेलिस्ट है राजस्थान पुलिस के नाम से और कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से। अगला है आईसी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है, जिसमें ऐसा डाकघर जिसमें कंप्यूटर लगाया गया था, वो कहाँ पर स्थित है? मित्रों भारत का सबसे पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। इसका सही जवाब है दोस्तों, भारत का सबसे पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 15वां है, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? मेमोरी किसके लिए यूज में ली गई है? इनमें से मेमोरी से संबंधित क्या है? लॉजिक, कंट्रोलर, स्टोरेज या उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज जो है एक दूसरे के पूरक शब्द है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अपना 16वां। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है MS वर्ड, एंटीवायरस, डिवाइस ड्राइवर या स्कैनर। और इसका सही जवाब है स्कैनर। स्कैनर एक हार्डवेयर का भाग है, हार्डवेयर होता है दोस्तों स्कैनर, सॉफ्टवेयर नहीं होता। बाकी MS वर्ड, एंटीवायरस और डिवाइस ड्राइवर तीनों सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 17वें पे। इनमें से सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? इनमें से कौन कौन से हैं? दोस्तों सॉफ्टवेयर के दो मुख्य प्रकार हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एक जो इसकी सुरक्षा के लिए अन्य जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका नाम है यूटिलिटी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी तीनों ही सॉफ्टवेयर के भाग हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहते हैं उसे? कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग मित्रों जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा या मेमोरी। और इसका सही जवाब है दोस्तों सॉफ्टवेयर। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के वे भाग जिनमें प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम्स जो जहाँ पर शामिल किए जाते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम प्रोग्राम है, या प्रोग्राम्स का समूह ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ध्यान से समझने वाला प्रश्न है। सॉफ्टवेयर का मेन उद्देश्य क्या है? क्यों सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं? दोस्तों सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है डाटा को सूचना में बदलना। मैंने कई बार ये बात बता दी आप लोगों को, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना किसका उद्देश्य होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर का। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा, डेटा को सूचना में बदलना।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो अन्य सभी सॉफ्टवेयर्स को आधार होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो अन्य सभी सॉफ्टवेयर्स का आधार होता है, मतलब बेस होता है, वो नहीं रही तो दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आपके कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, उसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी आपके कंप्यूटर में यूटिलिटी या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब ही चलेंगे जब आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपके कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, क्योंकि सब कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। निम्न में से क्या यूजर के प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? कौन है जो यूजर यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, यानी कि यूजर का प्रोग्राम कौन सा है? एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थ का कौन काम करता है दोस्तों? यानी आपने जैसे प्रिंट दिया तो प्रिंट कमांड आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से दी और प्रिंट निकलेगा हार्डवेयर से, तो इनके बीच में कौन है जो इन सबको एग्जीक्यूट करता है? ठीक है, एग्जीक्यूट करने वाला इन दोनों के बीच में दोस्तों, इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर का संचालन करता है वही सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहती है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने की प्रक्रिया दोस्तों बूटिंग कहलाती है, मतलब कंप्यूटर को शुरू करना, कंप्यूटर को चालू करना, ऑन करना बूटिंग कहलाता है। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं या ठीक से जुड़े हुए हैं? ये कैसे पता लगता है कि कंप्यूटर के सभी भाग जुड़े हुए हैं, सभी कार्य करते हैं? ये कौन सी प्रक्रिया बताती है दोस्तों? बूटिंग बताती है। कौन बताती है? बूटिंग। बूटिंग में यही चेक किया जाता है कि कंप्यूटर के सभी भाग सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर के सभी भाग सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लोड हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सब जानकारी बूटिंग में ही निहित होती हैं। 25वां प्रश्न है, डेटा को इनपुट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में नहीं ले सकते? डेटा को इनपुट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में नहीं ले सकते? मतलब ये है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, नॉट ए इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको बताना है। और आपको बताऊं दोस्तों, इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस, आपका इनपुट आउटपुट दोनों होता है, तो इनपुट में भी यूज होता है, ट्रैक बॉल भी इनपुट है, प्लॉटर केवल आउटपुट है, तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों प्लॉटर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 25वां, सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है दोस्तों। आप कीबोर्ड से बिना माउस के भी आप कीबोर्ड से क्या कर सकते हो दोस्तों? कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कीबोर्ड सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सा है? यानी कंप्यूटर के अंदर वो दो तो होनी चाहिए, ऐसे इनपुट डिवाइस तो होनी चाहिए। तो आपको बताऊं, कीबोर्ड और माउस दोनों ही क्या है? कंप्यूटर के प्रथम इनपुट डिवाइस होते हैं, प्राथमिक इनपुट डिवाइस होते हैं। इनका बिना चलाना कंप्यूटर को मुश्किल सा होता है या फिर अधूरा सा कंप्यूटर लगता है। कीबोर्ड के वे बटन जिन पर F1 से F12 तक लिखा होता है, यानी कि F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे लिखा होता है, इन बटनों को क्या कहते हैं मित्रों? इन बटनों को कहते हैं फंक्शन कीज़, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 27वें में अगर आपने ऑप्शन सी सोचा है जवाब, तो आपका सही आंसर है, क्योंकि जिन बटनों पर F1, F2 ऐसे लिखा होता है उनको फंक्शन कीज़ के नाम से जाना जाता है। आगे हम चलते हैं 28वें प्रश्न में। कंप्यूटर कीबोर्ड में हेल्प बॉक्स खोलने के शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? अगर आपको हेल्प बॉक्स खोलना है कीबोर्ड में, हेल्प बॉक्स है ना, तो इसकी शॉर्टकट ये होती है दोस्तों F1। अगर आप F1 बटन दबाते हैं तो आपके हेल्प बॉक्स आपके कंप्यूटर में खुलता हुआ प्रतीत होता है, खुल जाता है। आगे चलते हैं 29वां प्रश्न। शॉर्टकट कौन सी शॉर्टकट है जो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों के चयन के लिए काम में ली जाती है, यानी स्विच करने के काम में आती है? यानी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जाना है आपको, तो आप किसका यूज करेंगे दोस्तों? शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब अगर बटन आप दबाएंगे, ऑल्ट टैब, तो आप क्या होगे? एक जो प्रोग्राम है उससे दूसरे प्रोग्राम पे चले जाएंगे। MS वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम किस नाम से सेव होती है? अगर आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हो तो वो अपने आप किस नाम से सेव होती हैं? डॉक्यूमेंट 1, बुक 1, वर्ड फाइल या टेक्स्ट फाइल? और इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्यूमेंट 1। आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हो तो वो अपने आप डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होती हैं, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। 31वां प्रश्न है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की अधिकतम साइज़ कितनी होती है दोस्तों? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की अधिकतम साइज़, मैक्सिमम साइज़ 32 MB हो सकती है, 32 MB। और एक्सेल में भी इतनी हो सकती है, ध्यान रखना, और पावर पॉइंट में भी इतनी हो सकती है।
यानी 32 MB से अधिक की हम फाइल MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में नहीं बना सकते, इतनी बना सकते हैं। अगला है दिए गए सारे रिबन टैब, दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते सिवाय, यानी कि आपसे पूछ रहा है कौन सा टैब MS वर्ड में नहीं होता, कौन सा टैब जो MS वर्ड में नहीं होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है होम, इंसर्ट, टूल या फिर पेज लेआउट, और उसका सही जवाब है दोस्तों टूल। टूल MS वर्ड में नहीं होता, बाकी सब होते हैं, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न देखते हैं, वर्ड फाइल में क्या कंटेंट हो सकता है। वर्ड फाइल में कंटेंट क्या क्या हो सकता है। MS वर्ड की जो फाइल है उसमें हम किसे कंटेंट कह सकते हैं, टेक्स्ट को बिल्कुल कह सकते हैं, ग्राफ को कह सकते हैं, ग्राफ यानी चार्ट, ठीक है ना, चार्ट, टेबल को भी हो सकता है, उपरोक्त सभी, इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 34वां। MS वर्ड को रन करने के लिए, रन कमांड से शुरू करने के लिए, अगर आप MS वर्ड को रन की सहायता से खोलना चाहते हैं तो क्या कमांड उसमें डालेंगे, कौन सी कमांड आप लिखेंगे, विनवर्ड, MS वर्ड, MS 2010 या विंडोज़ 2010, और उसका सही जवाब है विनवर्ड। अगर आप MS वर्ड को रन की सहायता से खोलना चाहते हैं तो आप वहाँ पर winword.exe भी लिख सकते हैं, है ना, तो विनवर्ड लिखना जरूरी होता है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, 35वें पे। यदि आप MS वर्ड में बनी फाइल को PDF में सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी फाइल फॉर्मेट को बदलना हो, अन्य फॉर्मेट में सेव करना हो तो सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सेव एज का, तो इसका सही जवाब है दोस्तों सेव एज, ऑप्शन है। 36वां प्रश्न है अगला, एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहते हैं। एक्सेल में जो सीट बनती है दोस्तों, MS एक्सेल में जो सीट रहती हैं उसे हम वर्क सीट के नाम से जानते हैं, वर्क सीट, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वर्क सीट। 37वें प्रश्न पे चलते हैं, आसान सा प्रश्न है, क्या है जो रो और कॉलम से मिलकर बनता है। यानी MS एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है, यानी कि ऐसी उसमें रोज होती हैं, ऐसे कॉलम्स होते हैं। ये MS एक्सेल के अंदर क्या बना है ये बताइए आप दोस्तों, ये MS एक्सेल में वर्कशीट बन गई, क्या बन गई, वर्क सीट, तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। 38वां प्रश्न है, MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं। MS एक्सेल में अपने आप कितनी सीट होती हैं दोस्तों, MS एक्सेल में अपने आप 3 सीट होती हैं, यानी सीट 1 2 3 3 होती हैं, और आप लेना हो तो ले सकते हो, पर अपने आप 3 सीट ही होती हैं। एक्सेल में रो और कॉलम का इंटरेक्शन प्रतिच्छेदन, यानी MS एक्सेल में रो और कॉलम जहाँ पर एक दूसरे को काटता है वहाँ पर एक बॉक्स का निर्माण होता है। इस इंटरेक्शन को, प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, नहीं कॉलम नहीं कहते, सेल कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं, सेल। यानी MS एक्सेल की सबसे छोटी इकाई है, MS एक्सेल की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, और सबसे मेन इकाई है मूलभूत। MS एक्सेल की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई होती है सेल, याद रखना, MS एक्सेल की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई सेल होती है, जो कि रो और कॉलम के इंटरेक्शन से एक प्रतिच्छेदन से बनती है। जैसे टेबल आप जानते हो, टेबल ऐसी होती है ना, इस प्रकार। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स का निर्माण होता है जिसमें हम कुछ भी लिखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेल कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं, सेल एड्रेस वर्कशीट में कहाँ डिस्प्ले होता है। वर्कशीट में सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है दोस्तों, नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स में, सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसी भी सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में देखते हैं। एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षर का होता है। MS एक्सेल में किसी भी वर्कशीट का जो नाम होता है वो अधिकतम कितने नंबर का कितने अक्षर का हो सकता है दोस्तों, वर्कशीट का नाम 31 अक्षर का होता है अधिकतम। और किसी फाइल का नेम पूछ ले कि फाइल का अधिकतम नाम, फाइल नेम में अधिकतम कितने अक्षर लिख सकते हो, तो बताना 255। फाइल के नाम में 255 अक्षर लिख सकते हैं, और सेल के वर्कशीट के नाम में 31 अक्षर लिख सकते हैं। और पूछा जाए कि एक सेल में कितने अक्षर लिख सकते हैं, तो एक सेल में 32,767 अक्षर लिखे जा सकते हैं। यानी एक सेल जो होती है MS एक्सेल की, उसमें 32,767 अक्षर लिख सकते हो। 42वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक्सेल का टर्म नहीं है, कौन सा एक एक्सेल नहीं है इनमें से, सेल्स, रो, कॉलम और डॉक्यूमेंट। सही जवाब है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट तो MS वर्ड में बनता है, किस में बनता है, MS वर्ड में। सेल्स होती है MS एक्सेल में, रो होती है, कॉलम होता है, ठीक है। MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से स्टार्ट होते हैं। MS एक्सेल के सभी फॉर्मूले कौन से चिन्ह से स्टार्ट होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं बराबर के चिन्ह से, प्लस के चिन्ह से, ये वाले फॉरवर्ड स्लैश से, या फिर एट द रेट से। और उसका सही जवाब है दोस्तों बराबर। इक्वल साइन से सभी फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं, जैसे इक्वल, सम, ब्रैकेट ओपन,
रेंज आ जाती है, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ। तो ये इक्वल फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूले में इक्वल लगाया जाता है। एमएस एक्सेल में डेटा किस में रखा जाता है दोस्तों? सेल में। एमएस एक्सेल में जो डेटा लिखते हैं वो कॉलम्स में और रो में नहीं रखते, सेल में रखते हैं। जैसे कोई टेबल होती है ना, ये वाली टेबल, तो आप उसमें जो भी कुछ लिखोगे वो आप कहाँ लिखोगे? सेल्स में ही तो लिखोगे, इनमें, ठीक है। कॉलम्स और रो में नहीं लिखते, सेल में लिखते। अगला है 0 और 1 संकेतों को अनुवादित कर मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर प्रस्तुत करते हैं। कौन है जो 0 और 1 जो संकेत होते हैं, यानी मशीनरी भाषा जो होती है, मशीन भाषा जो होती है, उसको क्या करता है? मानव के समझने योग्य कर प्रस्तुत करता है, सामने मानव के लिए लेकर आता है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। कौन लाता है? आउटपुट। यानी कंप्यूटर में क्या चल रहा है ये कौन प्रदर्शित करता है? आउटपुट डिवाइस प्रदर्शित करता है। तो इसके सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है 46वां, निम्न में से केवल आउटपुट डिवाइस का समूह है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट है? माउस दोस्तों, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, ये तो इनपुट हो गए तीनों। मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, तीनों आउटपुट है इसमें। और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा कि तीनों जिसमें आउटपुट है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला 47वां प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए कौन एक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? कंप्यूटर के लिए कौन सा एक प्राथमिक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है कि वो होना ही चाहिए कंप्यूटर में? तो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस दोस्तों मॉनिटर होता है। बाकी प्रिंटर तो नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉनिटर होना जरूरी है कंप्यूटर में, क्योंकि बिना मॉनिटर तो अपन कंप्यूटर चलाएंगे ही कैसे। तो मॉनिटर इसका एक प्राथमिक आउटपुट है। और इनपुट होता है कीबोर्ड और माउस, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस, ठीक है। 48वां प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस में मापते हैं? दोस्तों मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनल मापा जाता है, ऐसे तिरछा, इस प्रकार डायगोनली। यानी कितने इंची का ये आपका मॉनिटर है वो कैसे नापते हो? जैसे इतना बड़ा है तो उसको आप ऐसे आड़ा नापोगे या फिर ऊपर से नीचे नापोगे? ऐसे नहीं नापते उसको। जैसे 32 इंची LCD है तो 32 इंच ऐसे मापा जाता है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे 32 इंच होना चाहिए। तो इसको डायगोनल मापना कहते हैं, डायगोनली मापना कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। TFT का पूरा नाम क्या है दोस्तों? TFT का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। प्रश्न नंबर 50 है, ग्राफिक डिस्प्ले के डॉट्स को क्या कहते हैं? यानी किसी भी LCD में आप देखते हो ऐसे छोटे छोटे डॉट होते हैं, इनसे स्क्रीन बनती है। इन डॉट्स को दोस्तों पिक्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्सल। तो किसी भी ग्राफिक डिस्प्ले में जो छोटे छोटे डॉट होते हैं, आप किसी शादी प्रोग्राम में जाया कीजिए, वहाँ पर कोई, या फिर जाते होंगे वहाँ पर LCD वगैरह लगी होती है बड़ी बड़ी, उनके आप पास में जाके देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे। और ये छोटे छोटे डॉट जो होते हैं दोस्तों, इन्हें पिक्सल कहा जाता है। आगे चलते हैं। डॉट पिच जितनी कम होंगी तस्वीर उतनी ही अस्पष्ट होंगी। जितने कम स्पष्ट होंगी, स्पष्ट। अब आप बोलेंगे सर डॉट पिच क्या है? देखो, एक मॉनिटर की ये स्क्रीन है, ध्यान से इस प्रश्न को समझ लो। इसमें ये जो छोटे छोटे डॉट है ये पिक्सल होते हैं, और 2 पिक्सल्स के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। तो डॉट पिच कम कब होगी दोस्तों? डॉट पिच कम कब होगा? डॉट पिच कम जब होगा जब पिक्सल्स की संख्या ज़्यादा होगी, और पिक्सल्स ज़्यादा होंगे तो चित्र भी उतना अच्छा दिखाई देगा। ज़्यादा पिक्सल ज़्यादा चित्र अच्छा। तो अगर डॉट पिच कम हुई तो पिक्सल ज़्यादा, और पिक्सल ज़्यादा हुए तो चित्र भी स्पष्ट। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। तो 51वें प्रश्न में ऑप्शन ए सही जवाब है। यहाँ तक हमने 51 प्रश्न जाने। यदि आपको किसी प्रकार के कोई प्रश्न में दिक्कत थी तो कमेंट कर सकते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आप में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।